हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोडेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे, या फिर स्टूडेंट आप लोग डायरेक्ट चैनल के अंदर जाकर भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। इस सेमेस्टर से हमने स्टार्ट किया था फाइलम पोरीफेरा के बारे में, उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, और फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं जैसे कि पैरामीशियम, यूग्लिना, मोनोसिस्टिस, इनकी लाइफ साइकिल को, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर को हम पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम कवर करेंगे फाइलम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके क्लासिफिकेशन को भी कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम पेपर में किस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा। तो उस वक्त आपको किस प्रकार से लिखना होगा। सबसे पहले आप जनरल कैरेक्टर्स लिखेंगे आंसर में, उसके बाद आप लोग क्लासिफिकेशन की सिर्फ आउटलाइन आपको मेंशन करनी है। लेकिन स्टूडेंट, यदि आपसे सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछा जाए फाइलम पोरीफेरा का, तो क्लासिफिकेशन में अब आपको उस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आने वाली सभी क्लासेस के स्पेसिफिकेशन या जनरल कैरेक्टर्स भी मेंशन करने होंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करते हैं फाइलम पोरीफेरा के इंट्रोडक्शन के बारे में। फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो निम्न कोटि के बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो एक से अधिक कोशिकाओं की बनी होती है, जिनमें शरीर गठन केवल सेलुलर लेवल पर यानी कि कोशिकीय स्तर का होता है, अर्थात उत्तक रहित होता है, यानी कि इसमें टिश्यू एब्सेंट होते हैं। कोशिकाएं जो होती हैं वो आपस में मिलकर टिश्यू नहीं बनाती हैं। पोरीफेरा का मतलब क्या होता है। पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पर छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, राइट। छिद्रधारी एनिमल्स को ही हम पोरीफेरा के अंतर्गत रखते हैं। सो एनिमल्स, क्योंकि इनकी शरीर पर ऑस्टिया के रूप में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनमें से होकर के जो जल होता है वो शरीर में प्रवेश करता है। ध्यान रहे स्टूडेंट, फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो समंदर में पाए जाते हैं, जल में डूबे हुए रहते हैं। तो इनकी बॉडी के अंदर जो जल कैसे प्रवेश करता है वो इन छोटे छोटे पोर्स के द्वारा ही अंदर एंटर करता है, राइट। इसके बाद लिखेंगे अरस्तु इन जीवों का अध्ययन करने वाला पहला साइंटिस्ट था और इन्हें स्पंज का नाम दिया। 17वीं सदी के वैज्ञानिकों ने इसे प्लांट के साथ रखा। सन 1765 में एलिस ने देखा कि बाह्य जल को शरीर में ये खींचते हैं और बाहर निकालते हैं, अतः उन्होंने स्पंजों को जंतुओं के साथ रखा। रॉबर्ट ग्रांट ने 1823 में इनके जंतु होने की पुष्टि की और उन्हें फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत रखा। अब तक इनकी लगभग 10,000 स्पीसीज की खोज हो चुकी है। चलिए स्टूडेंट, फाइलम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स में नंबर फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखेंगे, इन बहुकोशिकीय जंतु यानी कि मल्टी सेलुलर एनिमल का जिनकी शारीरिक संगठन जो होती है वो सेलुलर ग्रेड की होती है, राइट। इसमें जो है टिश्यू नहीं बनते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट, ये पौधों के समान स्थिर जीव होते हैं। जैसे पौधे हैं वो ज्यादा चलते फिरते नहीं हैं, वो सिर्फ एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, स्टेगनेंट रहते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये भी एनिमल है, राइट। इसीलिए काफी समय तक साइंटिस्ट ने इन्हें पौधों की कैटेगरी में रखा था। इसके बाद आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट, जो कि आधार से चिपके रहते हैं। ये जो है किसी सबस्ट्रेटम से चिपके रहते हैं। इनमें अधिकांश संघजीवी प्राणी होते हैं यानी कि कॉलोनी बनाकर रहते हैं। ये अधिकतर समुद्र में पाए जाते हैं, किंतु कुछ ताजे पानी में यानी फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। ये द्विस्तरीय प्राणी होते हैं। दोनों स्तरों के बीच जिलेटिन का अकोशिकीय मेसेनकाइम होता है। नंबर 4 पॉइंट लिखेंगे, बॉडी की सतह पर इनकी जो बॉडी सरफेस है उस पर असंख्य बहुत सारे न्यूमेरस छोटे छोटे पोर्स होते हैं, माइक्रो पोर्स होते हैं, जिनके द्वारा पानी जो होता है वो शरीर के अंदर एंटर करता है, प्रवेश करता है। इन्हें कहा जाता है ऑस्टिया। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए ऑस्टिया क्या है, तो फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स की बॉडी पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हें ही ऑस्टिया कहते हैं। देह भित्ति में कैनाल सिस्टम होती है। इनकी जो बॉडी है उसमें कैनाल सिस्टम होती है, जिसके द्वारा कैनाल जो होता है वो स्पंज गुहा में खुलती है। स्पंज गुहा जो होती है वो ऑस्कुलम के द्वारा बाहर खुलती है। हम लोग स्टूडेंट डिस्कस करेंगे साइकोन के कैनाल सिस्टम के बारे में काफी डिटेल में, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। हमारी जो अपकमिंग वीडियोस होगी वो फाइलम पोरीफेरा में सबसे ज्यादा हम कवर करेंगे साइकोन के बारे में, राइट। नंबर 6 पॉइंट आप लोग लिखेंगे, पानी की धारा यानी कि वाटर की करंट आयस में से होकर के कैनाल्स की नाली में से खुलती हुई चैम्बर्स व स्पंज गुहा में से होती हुई ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकल जाती है। पानी की धारा यानी वाटर करंट अपने साथ पोषण के लिए खाद्य पदार्थ यानी जो फूड मटेरियल होता है, शोषण के लिए ऑक्सीजन होता है, वो शरीर के अंदर लाती है तथा उत्सर्जी पदार्थों एवं जनन अंगों को बाहर ले जाती है, राइट।
इसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट नंबर 8 पॉइंट, संवेदी एवं तंत्रिका कोशिकाएं इसमें नहीं होती है, यानी कि ऐसी सेल्स जो कि सेंसेशन को ग्रहण करती हैं उस प्रकार की कोशिकाएं इसमें अब्सेंट रहती हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि कैसे इन्हें सेंसेशन होता है। प्रत्येक कोशिका अकेले ही स्वतंत्र रूप से उत्तेजना को ग्रहण करके दूसरी कोशिकाओं तक ट्रांसफर कर देती है या पहुंचा देती है। ठीक है, इसके बाद नंबर 9 पॉइंट आता है, शरीर के स्तरों के भीतर यानी कि बॉडी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट एवं सिलिका की बनी कंटिकाओं एवं स्पंजिन फाइबर का एंडोस्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, यानी कि अंतः कंकाल पाया जाता है। नंबर 10 पॉइंट लिखेंगे स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। ये एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल तथा बाइसेक्सुअल होते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल व सेक्सुअल दोनों विधियों द्वारा होता है, किंतु निश्चित गोनाड जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मुकुलनों के द्वारा होता है, गेम्यूल्स के द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा होता है, राइट। फर्टिलाइजेशन उनके अंदर इंटरनल होता है, यानी स्पर्म जो होते हैं वो बॉडी के अंदर रिलीज किया जाता है, इसे कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यदि स्पर्म बाहर रिलीज किया जाए या ओवरी बाहर रिलीज किया जाए, यानी फर्टिलाइजेशन, अब यहाँ पर जो स्पर्म्स होते हैं ओवरी होती है वो बाहर उनका फ्यूजन हो रहा है, तो ऐसे में कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि स्पर्म अंदर रिलीज किया जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन यहाँ पर आंतरिक है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और क्लीवेज जो होता है इसके अंदर वो होलोब्लास्टिक होता है। इसके बाद स्टूडेंट नंबर 12 पॉइंट आप लोग लिखेंगे, डेवलपमेंट इसमें अप्रत्यक्ष होता है तथा इसमें एम्फीब्लास्टुला या पेरेनकाइमुला लार्वा होता है। नंबर 13 पॉइंट आता है कि इनमें रीजनरेशन की अपार क्षमता होती है, यानी कि इनकी बॉडी पर कहीं से भी क्षति हो जाती है तो उसमें रीजनरेशन प्रोसेस हो जाता है। जैसे आपने छिपकली में देखा होगा, अगर आप छिपकली की पूंछ काट दें तो उसकी पूंछ दोबारा से आ जाती है, तो वही प्रोसेस एक तरीके से क्या है, वो रीजनरेशन है। तो ठीक इसी प्रकार से इनकी बॉडी में भी रीजनरेशन की अपार क्षमता हो जाती है। कोई भी अगर ऑर्गन टूट जाता है, कहीं से बॉडी डैमेज हो जाती है, तो ये दोबारा से रिकवर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। अभी देखिए, क्लासिफिकेशन को हम दो तरीके से स्टडी करेंगे। ये तो क्लासिफिकेशन का एक बेसिक सा आउटलाइन है। ठीक है, अगर आउटलाइन शो करना हो तो कैसे शो करेंगे, जैसे कि फाइलम पोरीफेरा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो इस प्रकार से आप लोग फीटे से एक लाइन बनाएंगे, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। इस प्रकार से आपको उसके नीचे जो ऑर्डर्स हैं या सब क्लासेस हैं उसको लिखना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।